हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चे। बच्चों, आज हो गया दी एंड। जी हाँ बच्चों, आज एंड हो गया अपने एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 20 लेकर हम हाजिर हैं। बच्चों, ये लास्ट चैप्टर है आपका पशुपालन का लास्ट चैप्टर। काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि कब कंप्लीट होगा, तो पशुपालन आज कंप्लीट हो गया होगा, है ना? हो जाएगा पूरा। हो ही गया। कुक्कुट रोग सेकंड है। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 2022-23 के आधार पर ये चैप्टर 5 नंबर का है और 5 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमसे, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को जो है ना अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है? तो बच्चों, चैप्टर लास्ट है। बड़ी खुशी की बात है कि पशुपालन आपका कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरी बात, आपको मालूम ही है कि एनिमल हस्बेंड्री है। और इसके बाद एलिमेंट ऑफ साइंस की बात करें तो उसमें 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर उसमें बकाया हैं। बाकी 12 चैप्टर आपके किस में, फसल उत्पादन में कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें बाकी बचे हुए हैं चैप्टर फसल उत्पादन के, उसकी भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे और आपको जो है उसकी भी कंप्लीट दिसंबर के अंतर्गत कंप्लीट करा देंगे आपको, ठीक है? बाकी आपको रिवीजन का समय 2 महीने का है, जनवरी फरवरी। खूब रिवीजन कीजिएगा, खूब अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, तो पशुपालन के इस चैप्टर को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, मुर्गियों के रोगों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज। पोल्ट्री डिजीज का क्लासिफिकेशन है कारण के आधार पर। नंबर 1, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणुओं से होने वाले रोगों की। तो यह रोग किसके द्वारा होते हैं? विषाणु या वायरस से फैलते हैं, जिसे आपका रानीखेत बीमारी, बर्ड फ्लू, फॉलपॉक्स, ये तीनों बीमारी आपके विषाणु या वायरस के द्वारा होती हैं, ठीक है? दूसरा है जीवाणु जनित बीमारी। और ये जीवाणु विषाणु क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा बीमारियां फैलती हैं। जीवाणु जनित बीमारी, तो वे रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, जैसे चिरकालिक श्वसन और कुक्कुट क्षय, जिसको हम लोग कुक्कुट टीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तीसरा है बच्चों कवक रोग। ऐसे रोग जो कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये कवक के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चौथा है आपका परजीवी रोग। परजीवी रोग कौन से रोग होते हैं? वह रोग जो पैरासाइट के द्वारा होते हैं। जो परजीवी जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? जो मुर्गियों पर जीवन यापन करते हैं, वहीं से खाना पीना लेते हैं और मुर्गियों में रोग फैलाते हैं, उन्हीं को हम लोग पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। जैसे कॉक्सीडियोसिस है, किलनी का बुखार, ये रोग आपके परजीवी के द्वारा होते हैं। पांचवा आपका रोग है पोषकहीनता रोग। पोषकहीनता रोग सूखा रोग और पैरोसिस है। सूखा रोग और पैरोसिस दोनों ही पोषकहीनता रोग हैं। पोषक तत्व की कमी से ये रोग मुर्गियों में फैलते हैं। तो आपने देखा, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, परजीवी और पोषकहीनता रोग आपके क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, पूरे एग्जाम्पल सहित आपको पता चल गया, ठीक है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, रानीखेत बीमारी का कारण, लक्षण, बचाव और उपचार बताइए। रानीखेत जो बीमारी होती है, इसका क्या तो कारण है, क्यों होती है, लक्षण बताना है, बचाव और उपचार। तो देखिए बच्चों, मुर्गियों की यह एक मुर्गियों की भयंकर संक्रामक बीमारी है। और जो बीमारी है रानीखेत, ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर सन 1906 में इसको देखा गया था। भारत में सन 1928 में उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर इसको पहली बार देखा गया, इसलिए इसे रानीखेत बीमारी कहते हैं, क्योंकि रानीखेत एक जगह है, वहाँ पर इसको सबसे पहली बार उत्तराखंड में देखा गया, इसलिए इसका नाम रानीखेत है। जबकि इंग्लैंड में इसे न्यू कैसल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में इसे न्यू कैसल्स नाम के स्थान पर देखा गया था 1906 में, इसलिए इसे न्यू कैसल्स भी कहते हैं, ठीक है? तो रानीखेत बीमारी के बारे में जनरल जानकारी मैंने आपको दे दी है। बात करें हम कारण की, तो ये जो रानीखेत बीमारी है बच्चों, ये होती है पैरामिक्सो विषाणु से। कौन से विषाणु से? पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा ये बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी के हम लक्षणों की बात करें तो लक्षण आप देख लीजिए, लक्षण अकेले भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने अलग से ही क्वेश्चन बना दिया है, अलग से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कि रानीखेत 5 नंबर में है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट, मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। मुर्गियों को सांस लेने में क्या आती है? परेशानी आती है।
दूसरा पॉइंट है मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं। दूसरा लक्षण क्या है? जब मुर्गियों को रानीखेत बीमारी हो जाती है तो वह मुंह खोल करके सांस लेती हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? जब मुर्गियां सांस लेती हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। चौथा है मुर्गियों को छींक आने लगती है। जी हाँ, मुर्गियां छींकने लगती हैं। छींक तो जानते हैं ना। पांचवा है मुर्गियां हाँपने भी लगती हैं। मुर्गियां क्या करने लगती हैं? हाँपने लगती हैं। छठवा है मुर्गियों के सिर एवं गर्दन पर लकवा मार जाता है। मतलब जिधर की ओर टेढ़ी हुई गर्दन उधर ही रह जाएगी, सिर जिधर की ओर रह गया उधर ही रह जाएगा। मुर्गियों को हरे पतले दस्त होने लगते हैं। जी हाँ बच्चों, रानीखेत बीमारी के लक्षण बहुत अच्छे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग रेडी लें, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव लिखिए। देखिए ये रोकथाम या बचाव है ना, किसी भी रोग का पूछ लेना लगभग सभी का सेम होता है। समझ में आ रहा है ना? किसी भी बीमारी की रोकथाम, अब इसमें एक बर्ड फ्लू रोग है तो बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम पूछ लेना तो वही का वही है। देखें आप लोग, देखो सबसे पहला है अस्वस्थ मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। बताइए आप ये किसी भी रोग में करते हैं ऐसा कि नहीं करते? सभी रोगों में ऐसा करते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा है मुर्गीशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। सही बात है, यदि कोई बीमारी फैल रही है तो उसका बचाव का सबसे पहला तरीका ये है कि जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। आप लोग कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे जो है बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पर ना फैल सके। तीसरा है मुर्गीशाला के बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए या फिनाइल से धोना चाहिए। फिनाइल आपका क्या होता है? जो भी बर्तन होते हैं उन बर्तनों को अच्छी प्रकार से साफ करता है और उसमें किसी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, इसलिए फिनाइल से धोना चाहिए। यदि मुर्गी मर जाए तो मुर्गी को गाड़ दो या जला देना चाहिए। सही बात है, यदि कोई मुर्गी जो है ना उस बीमारी से मर जाती है तो या तो उसको गाड़ना चाहिए या जलाना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है रानीखेत बीमारी का टीका लगवाना चाहिए। टीका बोले तो वैक्सीन लगवाना चाहिए कि रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में हो ही नहीं। ठीक है ना, तो बीमारी से फैलने से पहले ही आपको ये काम करना है। छठवां पॉइंट है बीमारी की सूचना निकट के चिकित्सालय में देना चाहिए। सही बात है, पास का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जानकारी दे देना चाहिए कि ये बीमारी भयंकर तरीके से संक्रामक रूप ले चुकी है, ये बीमारी फैल रही है, जिससे जो है ना सरकार भी सचेत हो जाए, प्रशासन भी सचेत हो जाए। तो रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव क्या है, सभी छात्रों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। पांचवा क्वेश्चन है बर्ड फ्लू क्या है, इसके लक्षण बताइए। बर्ड फ्लू एक बीमारी है, ध्यान रखें, जो कि इंपॉर्टेंट है। बर्ड फ्लू रानीखेत दोनों ही बीमारी बेहतरीन है। बर्ड फ्लू वायरस से फैलने वाली या विषाणु से फैलने वाली एक अति संक्रामक बीमारी है जिसमें मुर्गियां बहुत तेज़ी से मरती हैं। बर्ड फ्लू जो बीमारी है ना, एक खतरनाक बीमारी है और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है इसका कि थोड़ी देर में बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं इस रोग के अंतर्गत। ठीक है ना, इसलिए इसको सबसे खतरनाक बीमारी कहा जाता है। ठीक है, इसके लक्षण देखिए। सबसे पहला लक्षण है कि मुर्गियों के मुंह व नाक से लार आने लगती है। पहला लक्षण है, जब मुर्गियों को बर्ड फ्लू होता है तो उसके मुंह नाक से क्या आने लगता है? लार आने लग जाती है। दूसरा है बच्चों, मुर्गियों की गर्दन मुड़ जाती है, मतलब लकवा मार जाता है। ये लकवा तो रानीखेत बीमारी में भी मारता है लेकिन बर्ड फ्लू बीमारी में भी मारता है। तीसरा है मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है, ये तो उसमें भी आती है रानीखेत में। मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं। दस्त तो रानीखेत में भी हो रहे थे लेकिन वहाँ कैसे हो रहे थे? हरे दस्त होते थे, है ना। तो मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं और भारी संख्या में मृत्यु होती है मुर्गियों की। ज़्यादा मुर्गियाँ मरना यानी बर्ड फ्लू आ चुका है। पांचवा है गर्दन में आँखों के आसपास का रंग नीला पड़ जाता है। इस पॉइंट को विशेष याद रखें क्योंकि बाकी एक दो पॉइंट तो कॉमन है रानीखेत की बीमारी जैसे, बाकी इस पॉइंट को याद रखना अलग है। इसलिए गर्दन एवं आँखों के आसपास का रंग कैसा हो जाता है बर्ड फ्लू बीमारी में? मुर्गियों की
नीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाता है? आसपास के क्षेत्र होता है आँखों का, गर्दन का, वो नीला पड़ जाता है। तो बच्चों बर्ड फ्लू बीमारी क्या है, इसके कैसे लक्षण हैं, सभी छात्रों को बेहतर तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कहीं भी किसी छात्र को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुर्गियों को बाह्य परजीवी से बचाने के उपाय लिखिए। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि बाह्य परजीवी क्या होते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब होता है बाहरी पैरासाइट, जैसे मुर्गियों पर, हमारे पशुओं में भी लगता है। मुर्गियों की बात करें, अगर पशुओं की भी बात करें तो हम लोग जैसे किलनी है, पिस्सू है, चीचड़ी है ना, जानते हैं जूं है, जूं जानते हो जूं, ये पशुओं में लगते हैं। अरे आप लोगों में तो नहीं है जूं, आपको भी लग सकते हैं, आपके होते हैं ना सर में, देखा होगा आपने कि लेडीज में हो जाते हैं, गर्ल्स में हो जाते हैं जूं, आपको भी हो जाते हैं, हमको भी जूं सब जानते होंगे, जुआ जुआ बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में। तो वो क्या है? वो पैरासाइट है, हमारे सिर पर रहता है, हमसे ही ब्लड चूसता है, हमारे मतलब है ना, खून चूसता है कि नहीं जुआ, जूं जो होता है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। समझ में आया ना? परजीवी, पर मतलब पराया, जीवी मतलब जीवित रहना, दूसरे व्यक्ति पर जो व्यक्ति जीवित रहता है उसको परजीवी। आप लोग भी परजीवी हो अभी? बोले कैसे सर, हम कैसे परजीवी हैं? आप लोग खुद कमा के खा रहे हो क्या? अभी नहीं खा रहे ना, आप लोग अभी माता पिता पर डिपेंड हो, वो जो दे रहे हैं वही आप लोग ले रहे हो अभी, उनसे आप खर्चा चल रहा है आपका जो भी है, तो आप लोग भी पैरासाइट की तरह काम करो। तो वही चीज़ है। तो बाह्य मतलब बाहर रहते हैं, बाहर रहने वाले, तो जूं, किलनी, पिस्सू, ये सब क्या बाह्य परजीवी हैं। इनसे यदि मुर्गियों को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मुर्गियों को उम्र के अनुसार अलग अलग समूह में रखना चाहिए। यदि 2 साल की हैं तो अलग, 1 साल की मुर्गी है तो अलग, 5 महीने की है तो अलग, तो मतलब एक ग्रुपिंग कर देना चाहिए। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार। मुर्गीशाला शुष्क रखना चाहिए। जी हाँ, मुर्गियों शाला जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, क्योंकि गीलापन यदि रहता है तो ये सब चीज़ें फैलने का चांस रहते हैं, बाह्य परजीवी फैलने का चांस रहता है। इसलिए जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं, मुर्गीशाला जो होती है, वहाँ एकदम ड्राई होना चाहिए, सूखा क्षेत्र होना चाहिए। तीसरा है, मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए। जी हाँ, मुर्गियों को संतुलित आहार का मतलब ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हो, जो मुर्गियों के लिए क्या होता हो? बेनिफिशियल होता हो। वो आपको मुर्गियों को क्या देना है? संतुलित, एक बैलेंस्ड बना करके उनको जो है डाइट देना चाहिए। चौथा है, नई खरीदी गई मुर्गियों को अन्य मुर्गियों से 10 से 15 दिन तक अलग रखना चाहिए। सही बात है, आपने अगर मान के चलिए नई मुर्गियाँ खरीदी हैं तो अन्य मुर्गियों से 10 से 15 दिन, कितने दिन? 10 से 15 दिन तक उनको अलग रखना चाहिए, कि मान के चलिए यदि उनमें कोई बीमारी हो तो उनको बीमारी ना लगे। इस वजह से उन मुर्गियों को क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए। ठीक है। 5वां पॉइंट देखिए, मुर्गीशाला में प्रति माह कीटनाशक दवा का छिड़काव कराना चाहिए। सही बात है कि जो मुर्गियां हैं, यहाँ पे मुर्गीशाला है, वहाँ पर हर मंथ क्या करना चाहिए? कीटनाशक दवा होती है, उसका छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो भी बीमारियाँ फैलती हैं, पैरासाइट फैलते हैं, उनको क्या रोका जा सके। तो ये बचाव के उपाय होते हैं मुर्गियों को बाह्य परजीवी से। सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक बीमारी जिसका नाम है चिरकालिक श्वसन। चिरकालिक श्वसन रोग के कारण एवं लक्षण पूछें। तो कारण तो ये है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु के द्वारा ये चिरकालिक श्वसन होता है। ठीक है, इसको याद रखें। लक्षण आप लोग देख लीजिए। पहला लक्षण है, मुर्गियों को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है। सांस लेने में क्या आता है? बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है। तो देखिए, आपने मुर्गियों में सांस लेने में बहुत कष्ट, चाहे बर्ड फ्लू बीमारी हो, चाहे रानीखेत बीमारी हो, या ये चिरकालिक श्वसन बीमारी हो, तीनों बीमारियों में आप लोग ये वाला पॉइंट देख पा रहे हैं कि नहीं? सांस लेने में परेशानी आ रही है। दूसरा है, सांस लेते समय गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। कैसी आती है? जब मुर्गियाँ सांस लेती हैं तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। रानीखेत बीमारी में क्या हो रहा था? सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आ रही थी, है ना? ये बात आप लोग याद रखें। चिरकालिक श्वसन में मुर्गियां जब सांस लेती हैं तो सांस लेते समय गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जबकि रानीखेत बीमारियों में जब मुर्गियां सांस लेती हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। इन बात अच्छी प्रकार से याद रखें, ऐसा नहीं है इधर के उधर लक्षण करे आओ। मुर्गियों का सिर
हिलने लगता है। जी हाँ, चिरकालिक श्वसन जब बीमारी होती है मुर्गियों को तो मुर्गियों का सिर क्या होता है, हिलने लगता है। चौथा पॉइंट है, मुर्गियों का मुंह खोलने पर पिछले भाग में पीला गाढ़ा पदार्थ जमा दिखाई देता है। मुर्गियां यदि उसका मुंह खोलकर देखें तो पिछले भाग में क्या होता है, पीला पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं आपके चिरकालिक श्वसन बीमारी के। कारण भी पता चल गया, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु से होता है, और लक्षण भी आपको पता चल गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानीखेत एवं बर्ड फ्लू जो बीमारी हैं दोनों ही आपकी वायरस से हो रही हैं, तो दोनों का ही उपचार देख लीजिए आप लोग। उपचार मतलब ट्रीटमेंट होता है, उपचार का मतलब आप लोग उसका कंट्रोल करेंगे उस रोग को, अगर यदि हो गया है तो कोशिश तो करोगे ही। सबसे पहली बात, चूजों को एपिस्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन जो होती है वो लगवा सकते हैं आप लोग। प्रौढ़ मुर्गियों में मुक्तेश्वर वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, और उन्हें पानी के साथ एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। तो ये तरीका है कि कोई भी बीमारी है तो उसका आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे रानीखेत का है। इसके बाद बर्ड फ्लू बीमारी का उपचार भी देख लीजिए आप लोग। बर्ड फ्लू में आपको क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए, समय समय पर मुर्गियों का टेस्ट करते रहना चाहिए, और संक्रमण फैलने पर मुर्गियों को जला देना चाहिए। तो ये बर्ड फ्लू का है। बाकी तो और कोई खास तरीका होते नहीं है। वायरस जनित जो बीमारी होती है ना, उनको रोकने का कोई खास तरीका नहीं होता है, क्योंकि वो रुकती नहीं है, वो तो फिर जो है ना खेल ख़त्म कर देती हैं पूरी। कभी कभी तो क्या होता है, पूरी मुर्गियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं, कई बार देखा होता आपने, खेल ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 9वां क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग के लक्षण लिखिए। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है, इसको ध्यान रखें आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है, ज़मीन पर रक्त युक्त बीट करती हैं मुर्गियां, जो भी बीट करती हैं उसमें ब्लड आ जाता है, पहली बात है, तो रक्त युक्त बीट करती रहती हैं। दूसरा है, मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है। तीसरा, मुर्गियां लड़खड़ाने व ऊँघने लगती हैं। दस्त जो दे करती हैं वो बदबूदार दस्त करती हैं, और मुर्गियां दाना खाना कम या बंद कर देती हैं। सही बात है, कोई भी मुर्गी हुई दाना खाना तो बंद कर देगी। तो सिंपल से पॉइंट है, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग के अगर लक्षण पूछ लें ना, खासकर आपको फोकस करना है बर्ड फ्लू रानीखेत बीमारी पर। बाकी आप इनको पढ़ लेना, मैंने आपको 9 क्वेश्चन बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। इतना तो पढ़ना है आपको, यदि इतना नहीं पढ़ पाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक है, ये आपका पशुपालन कंप्लीट होता है आज के दिन। पशुपालन दी एंड। ठीक है, तो एंड हो गया है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।